अंतरिक्ष में बिजली कैसे निर्माण होती है? सूरज एक स्पष्ट उत्तर हो सकता है, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि सूर्य का प्रकाश भी मानवता की पृथ्वी से परे विस्तार के लिए पर्याप्त भरोसेमंद नहीं है। अगर हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं तो हमें अपने साथ न्यूक्लियर रिएक्टर भी ले जाने की ज़रूरत है और कुछ बहुत ही होशियार लोग इसे संभव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन और न्यूक्लियर पावर के बीच के इस क्रॉसओवर का शायद सबसे अच्छा उदाहरण कैलिफोर्निया की स्टार्टअप कंपनी रेडिएंट है। इस कंपनी की स्थापना डग बर्नाउर के नाम के व्यक्ति ने की थी, जो स्पेसएक्स में 12 साल तक इंजीनियर रहे थे। डग ने 2007 में स्पेसएक्स में शामिल होने के बाद कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम किया। जब उन्होंने ज्वाइन किया उस समय स्पेसएक्स अपने पहले फॉल्कन 1 रॉकेट को सर्टिफाई करने की प्रक्रिया में था। फॉल्कन 1 को सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंचाने के लिए 4 प्रयासों की जरूरत थी और डग उन इंजीनियरों में से एक थे जिन्होंने उस चौथे रॉकेट के बूस्टर पर काम किया। फिर वो फॉल्कन 9 के लिए ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम के विकास और स्थापना में जुट गए। उन्होंने प्रोजेक्ट ग्रॉसहॉपर पर भी काम किया, जो स्पेसएक्स में पहला वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग रॉकेट टेस्ट था। डग ने पहले फॉल्कन 9 बूस्टर को लैंडिंग लेग्स के साथ विकसित करने में मदद की और इलॉन मस्क के सीक्रेट मंगल ग्रह इस प्रोजेक्ट में भी योगदान दिया। ये सब कहने का मतलब ये है कि डग एक प्रमाणित बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है और जब ऐसे लोग अपने विचारों के प्रति जुनूनी होते हैं तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। डग इलॉन मस्क के उस एम्बिशियस मार्स मिशन के बड़े समर्थक हैं, जो मानव जीवन को मल्टीप्लैनेटरी बनाने का है, जो दूसरे ग्रहों पर भी रह सकेंगे। डग ने इलॉन मस्क के साथ काम करते हुए ये महसूस किया कि सौर ऊर्जा मंगल या चंद्रमा पर मानव उपस्थिति स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया है कि आप एक रॉकेट को मंगल ग्रह पर उतार सकते हैं, जिसमें वहां के संसाधन निकालने और रॉकेट ईंधन को वहीं पर संश्लेषित करने के लिए सभी उपकरण मौजूद हो, लेकिन उस फ्यूल डिपोट को ऊर्जा प्रदान करने के लिए आपको 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर सोलर पैनल और कई मेगावाट की स्टोरेज क्षमता वाला बड़ा बैटरी पैक स्थापित करना होगा। इसके विपरीत आप उस फ्यूल डिपोट रॉकेट में एक बहुत छोटा माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर शामिल कर सकते हैं और अपनी सभी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। यही वो विचार है। डग और उनकी टीम रेडिएंट के साथ जो हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं वो एक पोर्टेबल न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर है, जिसे आसानी से और सुरक्षित रूप से ट्रक के पीछे या विमान के कार्गो बे में ले जाया जा सकता है। एक ऐसा रिएक्टर जो पृथ्वी पर कहीं भी जा सकता है, महासागर की गहराई से लेकर पहाड़ों की चोटी तक या आर्कटिक सर्कल तक। यदि रेडिएंट इस लक्ष्य को पृथ्वी पर हासिल कर लेता है तो वो आसानी से एक ऐसा रिएक्टर बना सकते हैं जो अंतरिक्ष में उड़ सके। अब रिएक्टर को अंतरिक्ष में ले जाना शायद आसान हिस्सा होगा। असली चुनौती ये होगी कि अमेरिका के रेगुलेटेड एनवायरनमेंट न्यूक्लियर पावर के फील्ड में एक नए इनोवेशन का डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग कैसे किया जाए। स्पेसएक्स के स्टारशिप रॉकेट के साथ किए जा रहे इटरेटिव डिजाइन का उदाहरण इसमें दिखता है। वो बनाते हैं, टेस्टिंग करते हैं, विस्फोट करते हैं, फिर बनाते हैं, लॉन्च करते हैं, क्रैश करते हैं, फिर से डिज़ाइन करते हैं और फिर से विस्फोट करते हैं। ये देखना मज़ेदार होता है, लेकिन अगर आपका न्यूक्लियर रिएक्टर परीक्षण के दौरान विस्फोट हो जाए तो आप बस ओ शिट कहकर नया नहीं बना सकते। एक भी विफलता बहुत बुरी साबित हो सकती है। इसीलिए रेगुलेशंस और न्यूक्लियर एनर्जी पर प्रतिबंध कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये रेडिएंट जैसे एम्बिशियस गोल्स के लिए इटरेटिव डिज़ाइन को कठिन बना देता है। यहाँ तक कि रोल्स रॉयस जैसी प्रतिष्ठित कंपनियां भी स्पेस फायरिंग माइक्रो रिएक्टर के लक्ष्य की ओर काम कर रही है। हालांकि वो अभी केवल कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट रेंडरिंग्स दिखा सकते हैं। रोल्स रॉयस का शोध 3 मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है: ऊर्जा यानी हीट जनरेट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला फ्यूल, रिएक्टर के भीतर इफिशिएंट हीट ट्रांसफर करने की टेक्निक और जनरेटेड हीट को रिलायबल इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी इन पर केंद्रित है। हाल ही में यूके स्पेस एजेंसी से 5 मिलियन ब्रिटिश पाउंड की फंडिंग मिलने के बावजूद रोल्स रॉयस को उम्मीद नहीं है कि वो इस दशक के अंत तक अपने रिएक्टर डिजाइन का अंतरिक्ष में परीक्षण शुरू कर पाएंगे, लेकिन वास्तव में वो इस तरह की चीजों पर प्रयोग करने वाले पहले लोग नहीं होंगे। आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि पहले से ही अंतरिक्ष में 60 साल पुराना एक परमाणु रिएक्टर है, जैसे कि सभी स्पेस एक्सप्लोरेशन में होता है। अमेरिकी सरकार 1950 और 60 के दशक में अंतरिक्ष में न्यूक्लियर रिएक्टर लॉन्च करने का प्रयोग कर रही थी। स्नैपशॉट प्रोग्राम के तहत न्यूक्लियर पावर का टेस्ट किया गया था और उन्होंने उसे आंशिक रूप से सफल भी बना लिया। स्नैपशॉट प्रोग्राम का उद्देश्य पृथ्वी के ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स है उनको पावर देने के लिए इन रिएक्टरों का टेस्ट करना था। स्नैप का मतलब था सिस्टम फॉर न्यूक्लियर ऑक्सिलरी पावर, और ये जॉइंट ऑपरेशन अमेरिकी वायुसेना, नासा और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बीच था।
स्नैपशॉट के बारे में खास बात यह है कि इस प्रोग्राम के तहत उन्होंने एक सीजियम आयन थ्रस्टर का एक टेस्ट किया जो पहली बार इलेक्ट्रिक पावर से चलने वाला स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्शन था। स्नैपशॉट प्रोग्राम 2 पोटेंशियल एटॉमिक पावर सोर्सेस की जांच कर रहा था। प्रोग्राम के एक हिस्से में रेडियो आइसोटोपिक डिके का उपयोग किया जा रहा था जो अस्थिर रेडियो एक्टिव परमाणु के कण और ऊर्जा को उत्सर्जित कर स्थिर होने की प्राकृतिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से निकलने वाली ऊष्मा यानी रेडिएंट हीट को थर्मल कपल के जरिए इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट किया जा सकता है। डिके तब तक चलता है जब तक कि आइटम्स स्थिर नहीं हो जाते और रेडियो एक्टिव नहीं रहते। इसके बाद में याद रखना दूसरी विधि परमाणु विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन थी जिसमें यूरेनियम आइटम्स को न्यूट्रॉनों से टकराकर तोड़ा जाता है और ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ये विधि अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकती थी लेकिन ये कई ज्यादा जटिल थी। कई प्रयासों के बाद न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर इस प्रोग्राम को स्नैपटेनिया ये नाम दिया गया। तब वो साल था 1961 और इसका लक्ष्य ये था कि एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना जो छोटे सैटेलाइट्स में फिट हो सके और 500 वाट की ऊर्जा उत्पन्न कर सके। स्नैपशॉट ने ईंधन स्रोत के रूप में 93% तक समृद्ध यानी एनरिच यूरेनियम का उपयोग किया। यह आमतौर पर 80% वाले न्यूक्लियर बम से भी अधिक एनरिच था, जबकि सामान्य न्यूक्लियर पावर प्लांट 3 से 5% एनरिच यूरेनियम का उपयोग करते हैं। स्नैपटेनिया रिएक्टर में 5.5 किलोग्राम यूरेनियम ईंधन रॉड्स को हाथ से पैक किया गया था जिसे सैटेलाइट्स में लोड करने और 3 अप्रैल 1965 को लॉन्च करने के लिए तैयार किया गया। अमेरिकी वायुसेना ने पृथ्वी की कक्षा में एक न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर लॉन्च किया। ये लगभग 1300 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक रेट्रोग्रेड ध्रुवीय कक्षा यानी रेट्रोग्रेड पोलर ऑर्बिट में स्थापित हुआ, जिसका मतलब है कि ये भूमध्य रेखा के बजाय पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से गुजरता है। इस रिएक्टर परीक्षण को 1 साल तक चलाने की योजना थी लेकिन ये 43 दिनों के बाद ही खराब हो गया क्योंकि अंतरिक्ष यान में वोल्टेज रेगुलेटर खराब हो गया था। वो लगभग 1 घंटे तक न्यूक्लियर रिएक्टर द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक आयन इंजनों का परीक्षण करने में सफल रहे लेकिन वो भी बाद में विफल हो गया। जब अगर आप ये सोच रहे हैं कि पृथ्वी के ऊपर एक न्यूक्लियर रिएक्टर तैरते हुए कितना सुरक्षित है तो आपको ये जानकर राहत मिलेगी कि स्नैपटेनिया का वायुमंडल में पुनः प्रवेश यानी री एंट्री अगले 5700 सालों तक नहीं होगा। लेकिन कई ज्यादा चिंताजनक है कि वो लगभग 30 से ज्यादा न्यूक्लियर पावर सैटेलाइट्स जिन्हें सोवियत संघ ने 1970 और 80 के दशक में लॉन्च किया था, कौन जानता है वो सैटेलाइट्स अब क्या कर रहे हैं, लेकिन वो एक अलग वीडियो का विषय है जिसे हम और किसी दिन देखेंगे। नासा ने बीते वर्षों में कई न्यूक्लियर पावर स्पेसक्राफ्ट्स को लॉन्च किया है लेकिन डीप स्पेस मिशनों के लिए उन्होंने रेडियो आइसोटोपिक डिके पावर सोर्स को चुना। यही वो तकनीक है जिसकी मदद से वाइजर प्रोब सौर मंडल से बहुत दूर जाते हुए भी साइंस संबंधित ऑब्जर्वेशंस कर रहा है। यही एनर्जी सोर्सेस लेटेस्ट जनरेशन के मार्स रोवर्स क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस को भी चलाता है। जैसा कि डग बर्नौव ने पहले बताया, मंगल पर लंबे समय तक रहने के लिए सौर ऊर्जा सस्टेनेबल नहीं है। हम सौर ऊर्जा का उपयोग केवल प्रारंभिक कार्यों के लिए कर सकते हैं लेकिन लंबी अवधि के लिए हमें परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी की आवश्यकता होती है ताकि पृथ्वी से परे स्पेस को एक्सप्लोर कर सके। चंद्रमा भले मंगल की तुलना में सूर्य के करीब हो लेकिन सौर ऊर्जा के लिए ये एक और भी कम अनुकूल स्थान है। चंद्रमा को एक्सप्लोर करने में सबसे बड़ी समस्या लूनार नाइट रही है। हमें 14 पृथ्वी दिनों तक लगातार सूरज की रोशनी मिलती है जो सौर ऊर्जा से संचालित एक्सप्लोरेशन के लिए शानदार है, लेकिन उसके बाद 14 दिनों की रात आती है जिससे लैंडर या रोवर पूरी तरह से निष्कर्ष और जमकर ठोस हो जाते हैं। कुछ उपकरण सूर्य की रोशनी लौटने पर फिर से सक्रिय हो जाते हैं लेकिन ये स्थिति बिल्कुल आइडियल नहीं है। जब हम नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम की बात करते हैं जो चंद्रमा पर एक स्थायी मानव बस्ती स्थापित करने की योजना है, तो इसका बड़ा हिस्सा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी लूनार साउथ पोल पर विशाल इम्पैक्ट क्रिएटरों की खोज पर निर्भर करता है। दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का फायदा ये है कि ये चंद्रमा के दिन और रात के चक्र से काफी हद तक मुक्त है। वहाँ ऐसे स्थान है जहाँ हमेशा सूरज की रोशनी रहती है, लेकिन जो संसाधन हमें चंद्रमा पर स्थायी रूप से मौजूद रहने के लिए चाहिए वो उन क्रिएटरों के तल पर है। उन इलाकों में जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती, यहाँ पूरी तरह से स्थायी अंधकार है। इसीलिए अंतरिक्ष में न्यूक्लियर एनर्जी की खोज आने वाले वर्षों में और भी तेज होने वाली है, क्योंकि अमेरिका, चीन और इलॉन मस्क चंद्रमा और मंगल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने की होड़ में है। छोटे, पोर्टेबल और शक्तिशाली न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में क्या सोचते हैं? ये सफल होगा या नहीं, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।
और आज हर कोई देश चंद्रमा के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। चंद्रमा पर ऐसा क्या है, ये जानने के लिए इस वीडियो को देखो। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको साइंस में दिलचस्पी है तो इस चैनल पे आपको कई सारे स्पेस से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। इन सभी वीडियोस को भी आप चेकआउट करना। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।